इंटरनल एनर्जी की पहले डेफिनेशन हो गई है, सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। सेकंड पॉइंट लिखते हैं बेटा, या पहले पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए कि इंटरनल एनर्जी को आप U से डिनोट करते हैं या E से डिनोट करते हैं, एंड इट इज समेशन I इक्वल टू 1 से n काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड व्हाटएवर द एनर्जी जो भी हो सकती है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, जो भी आपको रोटेशनल जो भी और एनर्जी समझ में आया सबका सम है। ठीक, अगला पॉइंट, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वी कैन ओनली डिटरमाइन, बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन ओनली डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कैन ओनली डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम खाली इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं और कुछ नहीं। We can only determine change in internal energy, और उसका बेटा डिनोशन हमारा जनरली डेल्टा U होगा या डेल्टा E होगा। ठीक है, we can only determine change in internal energy, that is डेल्टा U और डेल्टा E। ठीक है, अगला पॉइंट, it is a state function। बेटा एक मतलब इंटरनल एनर्जी है, it is a state function, it is a state function, that is it depends on state and independent on path। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब है ये स्टेट पे डिपेंड करेगी और पाथ पे नहीं करेगी। इट इज अ स्टेट फंक्शन, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। देयरफॉर इन साइक्लिक प्रोसेस, बेटा इसलिए अगर कभी साइक्लिक प्रोसेस हुआ, देयरफॉर इन साइक्लिक प्रोसेस its change is zero। Therefore, in cyclic process, its change is zero। Therefore, in cyclic process, its change is zero। बोलो क्लियर है अभी यहाँ तक कि साइक्लिक प्रोसेस में इसका चेंज जीरो हो गया। बेटा क्यों जीरो हो गया? क्योंकि लौट के वहीं पे आ गए, वैल्यू भी वही आ गई, इसलिए चेंज जीरो। डन। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा अगला पॉइंट अभी हमने थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन अभी रट्टाफिकेशन के हिसाब से लिख पा रहा हूं मैं आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है NCV/dt। ये एक फॉर्मूला है तो अभी हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमें CV नहीं पता क्या है, बट थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। बेटा ये एपरेटस है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन भी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, and it is function of temperature only for ideal gas। Change in internal energy is determined by Bohm calorimeter and it is function of, इसका function है function of temperature, mainly temperature है, temperature for ideal gas। It is function of temperature only for ideal gas। तो ideal gas के लिए ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी पे नहीं। फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV/dt। यहाँ पे CV की फुल फॉर्म है, CV की फुल फॉर्म है नहीं, यहाँ CV क्या होगा बेटा, जैसे फिजिक्स में S से लिख देते हैं ना, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, या इसे केमिस्ट्री वाले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। जो अभी पढ़ाऊंगा अगली हेडिंग में आए भी जाएगी, अभी तो फिलहाल आप खाली लिख लो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
अब बच्चों अगर आपको यहाँ समझ में आ गया हो बेटा, यहाँ डेल्टा टी का क्या मतलब है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया बेटा, आइसोथर्मल हो गया तो डेल्टा टी जीरो हो गया, तो सब मल्टीप्लाई है तो ये भी जीरो हो गया, यानी डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। इस फॉर्मूले के बाद लिख रहे हैं, लिखें इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, इन आइसोथर्मल प्रोसेस dt इज जीरो, देयरफॉर dt जीरो है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, देयरफॉर डेल्टा यू इज जीरो। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये चीज जीरो है, इसलिए पूरा जीरो हो गया, इसलिए du इज जीरो या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ठीक है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? फर्स्ट वन बोलो बेटा, पढ़ा था ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव, क्या है ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव? वेरी गुड। जितने भी डेल्टा टी तो सॉरी डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी ऑल आर एक्सटेंसिव। लेकिन अगर यहाँ ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, वो पर मोल के लिए होती है तो इंटेंसिव है, बट जनरली कोई भी पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव। नहीं याद है आपको एक्सटेंसिव क्या होता है? बताओ क्या होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे पूछेंगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं, जो बल्क पे या अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, यानी अमाउंट के बदलने पे बदलते हैं, दैट आर एक्सटेंसिव। पता बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा फॉलो करते हैं या नहीं? ठीक है, अगर एक्सटेंसिव है तो सिंपल अलजेब्रा होगा। पता बेटा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले रहे हैं, तो बनने वाली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव आएगी या इंटेंसिव? नहीं, अगर वो एक्सटेंसिव का रेशियो है तो इंटेंसिव होती है। जैसे डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। ये पहले लिखा रखा है। चलिए यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए, डेल्टा यू इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा यू एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डेल्टा यू की एक डेफिनेशन और है, वो भी थोड़ी बहुत अभी आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है, वो क्या है कि डेल्टा यू की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू होती है क्यू बी के इक्वल। व्हाट इज क्यू बी? दैट इज हीट चेंजेस। क्यू का मतलब हीट चेंजेस, बी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डेल्टा यू का एक और या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की एक और डेफिनेशन है, उसको आप कहेंगे हीट चेंजेस। हीट चेंजेस बेटा कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसको भी हम क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए पॉइंट करके, हीट चेंजेस। बेटा किसी ने कुछ कहा है शायद, फिर से बोलो, ऑनलाइन वाले किसी ने कुछ कहा था शायद, नहीं बोले तो बेटा लिखें, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इन आइसोकोरिक प्रोसेस, that is in isocoric process, heat changes in at constant volume, that is in isocoric process, is change in internal energy. change in internal energy की ये भी एक definition है, heat changes at constant volume is change in internal energy. heat changes at constant volume is change in internal energy. ठीक है, ये अभी थोड़ा और डिटेल करेंगे थोड़ी देर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट अगला वर्ड है बच्चों वर्क। ये यहाँ की थोड़ी सी एडी हेडिंग है, फिलहाल समझना तो है। व्हाट इज वर्क? हेडिंग डाल दीजिए वर्क। हमें यहाँ प्रेशर वॉल्यूम पढ़ना है वर्क। वैसे तो वर्क दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे। वर्क डन आपने पढ़ा है, और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्क, एक इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, क्यू इक्वल या एफ, हाँ एन ई, अगर पढ़ रखा है तो। फिलहाल यहाँ वर्क डन है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और इस वर्क को हमें कैसे देखना है? सपोज दैट ये एक पिस्टन लगा है, और इस पिस्टन का यहाँ पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका, लेट सपोज ए, ठीक है, ये पिस्टन जो ऊपर लगा है इसका एरिया ए, हमने यहाँ बाहर से वर्क किया या यहाँ पे फोर्स लगाया, लेट सपोज हम फोर्स एफ न्यूटन का लगा रहे हैं, जिससे ये अंदर इतनी लेंथ शिफ्ट हो गया, और इस लेंथ के चेंज को डीएल कह लो, या चेंज इन लेंथ इतनी, कोई डाउट सर? या तो आप ये भी कह सकते हैं ना, इनिशियल लेंथ कितनी थी, फाइनल लेंथ इतनी है, चेंज इन लेंथ आ गया, उसको मैंने डायरेक्ट कह दिया डी, कोई डाउट? अब हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं वर्क डन, आई होप सो। वर्क डन इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो थीटा की जरूरत ही नहीं है पुट करने की। डन। अब बेटा आप ये जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर मैं फोर्स को पैराफ्रेज कर रहा हूं या हटा रहा हूं तो इसकी जगह क्या आएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यहाँ आ गया प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यहाँ तक क्लियर है? फॉलोड बाई ये डिस्टेंस है, ये आपको दिखी गई है डिस्टेंस जो चेंज हो रही है वो डेल्टा एल, यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज डेल्टा एल? तो इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा अगर मैं इस एरिया को इस डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा वी आ जाए। व्हाट आई मीन टू से, पहले यहाँ तक का वॉल्यूम निकालू, फिर यहाँ तक का वॉल्यूम निकालू और घटाऊं, तो जो डेल्टा वी आना है वो आ गया। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, डेल्टा वी। एंड व्हाट इज डेल्टा वी, ये भी क्लियर कर दे रहे हैं, दैट इज V2 माइनस V1। कौन सा V2 है बेटा, ये जो बाद का वॉल्यूम है ये V2 है, और ये जो इनिशियल वॉल्यूम है जो ज्यादा दिख रहा है वो V1 है। तो हमने बाहर से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर बेटा बाहर से फोर्स लगाया तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला जहां जो प्रेशर है वो भी अपने का क्या है, एक्सटर्नल। तो बाहर से फोर्स लगाया तो वॉल्यूम ये चेंज हुआ दिस वन, तो ये जो वॉल्यूम है V1 वो क्या था, ज्यादा, और V2 क्या था, इसका मतलब आंसर तो माइनस में आना चाहिए, तो वर्क डन यहाँ का माइनस में आना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में पहले से मान रखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, तो उन्होंने ये कह दिया कि इस फॉर्मूले में हम एक माइनस अपने आप लगाएंगे, इस फॉर्मूले में हम ये माइनस मनगढ़ंत अपने आप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस, बोले क्योंकि आंसर हमें क्या लाना है, प्लस है, जबकि आंसर माइनस आते हुए दिख रहा है। तो केमिस्ट्री वाले तो दो तीन वर्ड अच्छे जानते हैं, इजीली यूज कर लेते हैं, इट्स एक्सेप्शन, इट्स साइन कन्वेंशन, ये ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, हम इसको दूसरा रीजन दे देंगे, तो दे आर वेरी स्मार्ट, क्लियर है? तो यहाँ माइनस आ गया, कोई डाउट है यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत है? ये तो मतलब अगर आप समझ रहे हो थ्योरी में लिखा क्या जाएगा, लेट वी हैव ए सिलेंडर हैविंग अ पिस्टन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज A, followed by the length on applying F Newton force shifted by a distance small l, inward distance small l आ गया, फिर ये पूरा लिख दो, थोड़ी सी लैंग्वेज बना के फिर ये जल्दी, और P के नीचे P एक्सटर्नल लिखा जाएगा, यहाँ प्रेशर कौन सा है, जो एक्सटर्नल। डन। डन। डाउन। तो वर्क डन का फिलहाल फाइनल फॉर्मूला आ रहा है माइनस पी डेल्टा वी, हम अधिकतर वर्क डन यहाँ जो यूज करेंगे वो हम माइनस पी डेल्टा वी करके यूज करेंगे, आ दिया जाए इसको। नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा, वर्क डन के चार पांच केसेस हैं, हम यहाँ चार ही पढ़ेंगे, बाकी फिजिक्स वाले हम नहीं पढ़ेंगे। वर्क डन का पहला केस हम ऑब्वियसली आइसोकोरिक प्रोसेस का पढ़ना चाहिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि अभी लिखा था थोड़ी देर पहले,
क्लियर है, वेरी गुड। वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 है क्योंकि वर्क डन हमारे हिसाब से ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वॉल्यूम कांस्टेंट अगर कहेंगे तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर W 0। पहला केस लिख लीजिए, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आंसर 0। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आंसर इज 0। क्लियर, कोई डाउट? याद रखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस जब भी है वर्क डन 0 है और ये हम डिस्कस एक बार कर चुके हैं। सेकंड बेटा, अगर हमने मान लीजिए कहीं कहा है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम, बेटा इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, अगर P 0 हो गया then again W is 0, तो वर्क डन अगेन या वर्क डन when there is free expansion or vacuum, answer will be 0। ध्यान रखना, अगर फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम का है तो भी 0। डन, पहले तो क्लियर है। थर्ड वन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अधिकतर यही क्वेश्चन आएगा आपके। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, मैक्सिमम केस में जब प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज ना दिया हो या एग्जामिनर आपसे ये कह रहा हो ना कि भाई वर्क डन निकालो आइसोथर्मल है, तो 90% चांसेस होते हैं वो रिवर्सिबल की बात, ठीक है। तो इन जनरल क्वेश्चन वर्क डन इन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कल याद है क्या था आपका? रिवर्सिबल वेरी स्लो, इट टेक इनफाइनाइट टाइम, तो इसका वर्क डन कंप्लीट होने में तो सालों लगेंगे, मतलब बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो इसकी टेक्निक क्या रखी गई है कि अगर कभी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका वर्क डन निकालने के लिए हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं व्हिच इज डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत छोटे टाइम का वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन कैसे आएगा? दैट इज माइनस P एक्सटर्नल एंड D, आई होप तो क्लियर है फॉर्मूला, कोई डाउट तो है? थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज को नोटिस कर लिया, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, आपको मालूम है ना कांस्टेंट टर्म का कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम नहीं करते, वो अलग रखता है। इज इट क्लियर? अब हम कह रहे हैं इस P वर्ड को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन से, P इक्वल टू nR, शायद P की वैल्यू क्या आ रही है? nRT बाई P, कोई दिक्कत? ठीक, इस P को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dW इज इक्वल टू माइनस nRT dV बाई, एनी डाउट? बोलो क्लियर है, बोलो कोई डाउट है? ऐसा तो है ही नहीं जिसमें आपको ज्यादा परेशानी आए। फिलहाल ये कांस्टेंट टर्म है, इनका तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, वॉल्यूम की लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आपने इंटीग्रेशन मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है? क्या आपको ये पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है? पढ़ा है? इतना पढ़ा है? नहीं पढ़ा, आधे से लग रहा है। फिलहाल अगर बायो वाले भी हैं तो इतना आप याद कर लीजिए फिलहाल कि 1/x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो log x होगा विद द बेस e, अभी तो फिलहाल याद ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा W। nRT का कोई इंटीग्रेशन है नहीं, चुपचाप ऐसे ही लिखा जाएगा, बेटा बात ना कर। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ V1 है, ये V2 है, log V2 अपॉन V1 ये आएगा। बट ये वाला जो log होगा वो नेचुरल या विद द बेस e होगा, इसे विद द बेस 10 में जब चेंज करना होगा तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्जन फैक्टर 2.30, तो ये कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया nRT log V2 बाई, ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया क्या है फॉर्मूला? पता है? अभी बता रहे हैं। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कहेगा कि हमने प्रेशर लगाया और वॉल्यूम चेंज हो गया 6 लीटर से 2 लीटर और व्हाटएवर, ऐसे करके कोई वैल्यू दे देगा।
और फिर कहेगा वर्क डन बताओ। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इससे जो आंसर आएगा ना वही सही है। पी डेल्टा वी से निकालोगे तो वो आंसर गलत मान लो, ठीक है। वहां मतलब प्रेशर भी गिवन होगा वो आपको, वॉल्यूम भी गिवन होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी गिवन होगा, लेकिन उससे आंसर आपका गलत है। क्यों? ये अभी हम दोबारा इरिवर्सिबल प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों। फिलहाल ये हमारा स्मॉल वर्क डन हम निकाल रहे हैं, छोटे से पार्ट का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो डी डब्ल्यू एस की एक्सटर्नल एंड स्मॉल डी वी यानी एक छोटा सा चेंज हुआ। अब हम इंटीग्रेशन के जो रूल्स है उस हिसाब से डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट्स लगा के कर रहे हैं v1 से v2। 1 log v का या 1 x का इंटीग्रेशन log x होता है, और यहाँ क्योंकि लिमिट्स लगी हैं v1 से v2 तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो log v2 माइनस log v1, तो दोनों log v2 माइनस v1 को एक साथ लिख सकते हैं log v2 अपॉन v1। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, और इस e को हटा के जब 10 में चेंज करते हैं तो इसका एक कन्वर्जन फैक्टर ये लिख सिंपल लैंग्वेज w इज माइनस 2.303 nRT log v2 by v। यहाँ तक लिख लिया पहले आप, तब मैं इसे चेंज करूंगा अभी। आइडियल गैस इक्वेशन ही तो है पीवी एनआरटी, तो आइडियल गैस इक्वेशन है। कल भी हमने इसे 2-3 बार लिखा था। कल भी अगर आपको याद हो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो इसी के से तो या उन लॉ से ये इक्वेशन बनी। ओके कोई बात नहीं, आप पिछले वीडियोस में थोड़ा सा करिए, और जिनका भी रह गया कल भी एक बच्चे ने कहा था एक्स्ट्रा के लिए, कल कौन सा बच्चा वो ये एक दिन एब्सेंट हो। चलिए कौन थे नाम क्या था? अदिति ने कहा, ठीक है। तो उनका भी पिछला चैप्टर रह गया, तो जिसका रह गया बता दीजिएगा अलग से, ठीक है। बस ये है कि अलग से और इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब आप अलग से पढ़ते हो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ स्पीड बहुत कम है। तो जो आपने पिछले 3 दिन में 4 दिन में यहाँ पढ़ा अलग से, तो एक दिन में खत्म हो जाता है। तो उसमें डिफरेंस क्या आता है? उसमें एब्जॉर्प्शन पावर में डिफरेंस आता है। जो धीरे 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 रोज पढ़ते हैं ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि रोज आते हैं, पिछला रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत पूछते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये वाले पढ़ा रहे होते हैं तो हम बीच बीच में सत्संग भी करते हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छी बातें भी करते हैं, ठीक है। तो वो जब आप अकेले इंडिविजुअल में बैठे होते तो नहीं होती ना। मिटाओ इसे। अब बच्चों इसी को अगर आप जब ऑप्शनल पेपर में दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए और क्या क्या लिख सकते हैं, आई होप सो आपको दिख रहा है। ये माइनस साइन अगर नहीं लिखना है तो 2.303 nRT log v1 by v2 लिखा जाए। डन। आई होप सो आपको मालूम हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल क्या होता है? कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ T into V is कांस्टेंट, इसलिए v1 upon v2 is equal to p2 upon p1। यानी अगर इस फॉर्मूले में लिख रहा हूं माइनस 2.303 nRT log, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं p1 by p2, इसे चेंज किया तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली है, इसलिए ऐसा है। और अगर ये माइनस फिर ना लिखना चाहूं तो अब क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस नहीं लिखना चाहूं तो 2.303 nRT log p2 by p1, सॉरी p1। डन, ध्यान रखिए। अब मैं और नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसी में कर दूंगा, ठीक है। चार तो लिख दे। अब मेरी इच्छा है कि ये होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT, तो होता यही तो होता P इक्वल टू nRT। अब मैं कह रहा हूँ मैं nRT नहीं लिखना चाह रहा या कुछ में नहीं गिवन, तो उसकी जगह क्या गिवन है? P into V गिवन है, तो भी आ सकता है, चाहे वो P1 V1 हो चाहे वो P2 V2। इज इट क्लियर? कई बार क्वेश्चन में गैस के मोल्स नहीं बताते या टेम्परेचर इन केल्विन नहीं बताते, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो ये ध्यान रखिए, इट इज nRT, इट इज कांस्टेंट। nRT एक कांस्टेंट है, तो अगर उन्होंने आपको टेम्परेचर और मोल्स गिवन है तो आप nRT निकाल लो, अदरवाइज ये इनका मल्टीपल है, ये भी सब्स्टिट्यूट होके नहीं डाउट। कोई भी एक आध और लिख लीजिए, क्योंकि है तो इसी के वेरिएशंस ही है, खाली चेंज करके लिखा है।
जल्दी लिखिए। क्वेश्चन करिए बेटा आप। जो हमने समझाया है ना इस इक्वेशन, ये तो लिखी हुई है आपके पास, इससे हमने जैसे समझाया वैसे अपने आप लिखने की कोशिश करिए कि माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब अपनी कॉपी में देख के माइनस हटा के खुद लिखने की कोशिश करिए। तो ये बना दीजिए। ओके, तो ये हुआ वर्क का तीसरा। और यहां से अगर आप देखेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि वर्क डन सेम आता है चाहे वो एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट आई मीन टू से कि अगर ये पीवी ग्राफ है और इस पीवी ग्राफ में इस वन स्टेज से टू स्टेज तक आ रहे हैं, तो ये यहां से यहां एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर यही टू से वन जाए तो ये कंप्रेशन होगा, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अगर एक्सपेंशन में यानी वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन इट विल बी इक्वल। जितना एक्सपेंशन में वर्क लगा उतना ही काय में लगेगा, कंप्रेशन में लगेगा, रिवर्सिबल। मैथमेटिकल आप करके देख लीजिए। सपोज एक्सपेंशन हो रहा है तो मान लेते हैं शुरू का वॉल्यूम 10 लीटर, बाद का 100 लीटर है, तो ये कितना हो गया 10 100 log 10 बचा, log 10 1 है यानी ये टर्म हट गया, तो ये आंसर आ गया एक्सपेंशन। एनी डाउट? आंसर माइनस में आया क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन में हमने पहले ही कह रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसलिए नेगेटिव। अब मान लो कंप्रेशन है, इसी का उल्टा कि शुरू का वॉल्यूम 100 है, बाद का 10 हो गया, शुरू का 100 बाद का 10 1/10, यानी 1/10 को log 10 लिखेंगे, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी log 10 फिर से हो गया, तो आंसर फिर यही आएगा बट प्लस का आएगा। यानी वर्क डन पहले बाय द सिस्टम था, अब ऑन द सिस्टम में प्लस और माइनस का ये मतलब, बट वैल्यू तो सेम आ रही, मतलब पहले भी 2.303 एनआरटी था, अब भी इतना ही आ रहा है, यानी वर्क डन इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर सेम इफ इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ठीक है, ये भी याद रखना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क डन सेम आएगा। पॉइंट करके लिख लो, वर्क डन इन isothermal expansion and reversible, work done in isothermal reversible process is same for both. Isothermal reversible process is same for both expansion as well as compression. Expansion as well as compression. Done? Done? Next. अगली हेडिंग है आपकी वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगली हेडिंग है बच्चों आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका जनरल फॉर्मूला, W is minus P एक्सटर्नल या एक्सटर्नल प्रेशर एंड डेल्टा V, जिसको हम डेल्टा V ना लिख के थोड़ा शॉर्ट करें V2 minus V1 लिख सकते हैं। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? अब बच्चों अगर हम ये कह रहे हैं PV इक्वल टू NRT है, तो V की सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू V की वैल्यू NRT by P हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो V को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया NRT by P से, NRT by P, जहां V2 है तो P2 लिखना है, 2 मींस एक्सटर्नल या फाइनल प्रेशर और 1 का मतलब इंटरनल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? अब प्रैक्टिकली सोच लो कि हम प्रेशर में किसको P2 कहेंगे, किसको P1 कहेंगे। कॉमन सेंस है वैसे तो कि अगर कोई सिस्टम है
वो एक्सपैंड कर रहा है। बेटा एक्सपैंड क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर और बाहर के प्रेशर में अंतर है, इसलिए कर रहा है। तो वो कब तक एक्सपैंड करेगा? कब तक? जब तक दोनों प्रेशर बराबर ना हो, जब तक अंदर का प्रेशर, यानी फाइनली तो प्रेशर बाहर का ही हो रहा, तो फाइनल प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? एक्सटर्नल, यानी V2 की जगह लिखना है तो P2। फिर सोचो, अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कब तक कंप्रेस होता रहेगा? जब तक दोनों प्रेशर बराबर नहीं होते। यानी गैस का बाद का प्रेशर कौन सा हुआ? जो बाद का प्रेशर है वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल। भैया बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो बाहर वाला प्रेशर लगाते जा रहा है, तो ये कंप्रेस होता जा रहा है। कब तक कंप्रेस होगा भाई? जब तक दोनों प्रेशर बराबर नहीं होंगे। तो अंदर का प्रेशर फाइनली क्या हो गया? तो हमेशा फाइनल प्रेशर कौन सा होगा? एक्सटर्नल। अब इसमें एनआरटी कॉमन है तो कॉमन निकाल दो। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका आ रहा है माइनस एनआरटी 1 माइनस पी एक्सटर्नल अपॉन पी इंटरनल। इज इट क्लियर? क्लियर। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोसेस में कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ वर्क डन इन कंप्रेशन ज्यादा आएगा एक्सपेंशन से। क्लियर है? वैल्यू पुटअप करके दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। पहले कॉमन सेंस, एक प्रोसेस है जिसे हम कह रहे हैं इररिवर्सिबल। ठीक है, मतलब सपोज दैट कोई एक सिलेंडर भरा हुआ है और उसका ऊपर का नॉब हट जाता है और एकदम से वो नॉब ऊपर की ओर या गैस बाहर की ओर जा रही है। आप चाहते हो कि वो नॉब वापस आके लग, तो जिस प्रेशर से ऊपर जा रहा है अगर उतना ही प्रेशर लगाओगे वो वापस नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? इररिवर्स। और इसे अगर रिवर्स करना है तो जिस प्रेशर से वो निकला था ना, उससे ज्यादा प्रेशर से उसको आपको वापस भेजना पड़ेगा। यानी कंप्रेशन हमेशा क्या होगा? मोर देन एक्सपेंशन। अब यहाँ पुटअप करके दिखा। सपोज मान लेते हैं कोई वाली वैल्यू शुरू की, मान लो इनिशियल प्रेशर 100 है और फाइनल प्रेशर, इनिशियल 100 है और फाइनल प्रेशर आपका, सॉरी इनिशियल 10 और फाइनल 100। ठीक, इनिशियल 10 फाइनल 100 कितना आया? 10 आ रहा है। ठीक, ये 10 है, इसमें से -1 किया, -9, यानी ये ब्रैकेट मतलब ओपन हो गए, +9 टाइम्स एनआरटी। यहां तक क्लियर? अब उल्टा करते हैं, इनिशियल 100 फाइनल 10, 1/10 इज 0.1, 1 में से 0.1 गया कितना बचा? 0.9। पहले 9 टाइम्स ऑफ एनआरटी आ रहा था और अब 0.9 टाइम्स ऑफ एनआरटी आ रहा है, यानी कितना कम हो गया? 10 टाइम्स कम। इज इट क्लियर? फिर से देखिए, जब आपने इनिशियल 10 रखा था, फाइनल 100, यानी बाद का प्रेशर बढ़ गया, एक्सटर्नल प्रेशर जो था वो बढ़ गया। तो जब बढ़ रहा है एक्सटर्नल तो क्या हुआ? कंप्रेशन या एक्सपेंशन? बोलो। नहीं अभी समझ आया। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। अंदर का 10 है और एक्सटर्नल क्या है? 100, यानी एक्सटर्नल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्रेशन में आ, ठीक है, फिर एक्सपेंशन। फिलहाल क्लियर है? एक बार पुटअप करके देखिए। ठीक, तो कल क्या है? मुझे तो चर्च जाना नहीं, बाकी तुम लोग अपना देख लो, मुझे तो जाना है। मुझे भी कहीं नहीं जाना, और अगर चर्च जाएगा भी कोई जस्ट फॉर उसके लिए, तो वो इवनिंग में, बाद में जा सकते, कुछ के 5 विषय है, साथ साथ ही है। कल कोचिंग रखेंगे, क्या दिक्कत? वैसे ही आप लोग इतने दिनों हमसे दिखे और इसके बाद कभी अभी नहीं पता, जैसे ये ओमिक्रॉन और कभी कोई और डेल्टा वेरिएंट। हाँ, नाइट कर्फ्यू कल से,
लेकिन वो लगाने की जरूरत क्या थी, वैसे तो नहीं, वो लगाया शायद रात 11 बजे से कोहरा वोहरा वैसे ही वो कर दिया है, वो ऑलरेडी इतना चिलिंग एटमॉस्फेयर है उस समय, वैसे ही बहुत डन। लिखिए वाला पॉइंट, ये लिखिए, वर्क डन इन कंप्रेशन इज मोर देन एक्सपेंशन। मतलब अगर वही ग्राफ दे रखा है आपको यहाँ पे पीवी ग्राफ 1 से 2 और ये कहा है एक बारी पीवी ग्राफ 1 to 2 और एक बारी पीवी ग्राफ 2 to 1, मतलब सेम वैल्यू है। अब ये कहा है कि बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा है इस ग्राफ में, 1 to 2 और 2 to 1 कौन सा वर्क डन ज्यादा है। अब ऊपर हेडिंग देखनी पड़ेगी आपको कि वो क्या लिखा है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा है तो इक्वल का साइन आ जाएगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल लिखा है तो कंप्रेशन 2 से 1 है। बुझा, बोलो क्लियर है, वर्क डन तक क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए इतना रख रहे हैं, अप टू वर्क डन। कल क्लास है यूजुअल टाइमिंग, और अगर चेंज होंगे तो ग्रुप में टाइम डाल दूंगा मैं, अगर थैंक यू सर। चेंज किया जाए